जय हिंद। आज हम देखेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ और ब्रह्मांड के निर्माण के साथ साथ हमारा जो सूर्य है, तारे हैं, आकाशगंगाएं हैं, नीहारिकाएं हैं और हमारी जो पृथ्वी है, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। इंटरेस्टिंग रहने वाला ये क्लास, बस आप लोग अंत तक बने रहें, ठीक है। चलिए तो समझते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, जो बिग बैंग थ्योरी दी थी वो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे ने। यहां पर अभी नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। जो जॉर्ज लेमेत्रे थे उन्होंने क्या किया, एक बिग बैंग थ्योरी दी, महाविस्फोट सिद्धांत दिया। अब जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा बादल है, बहुत बड़ा बादल, जिसे हम बोलते हैं विलक्षणता। क्या बोलते हैं? सिंगुलरिटी। और आज से लगभग 15 अरब साल पहले की बात है, 15 अरब साल पहले एक बहुत बड़ा बादल है जो हमारे सूर्य से भी बड़ा है। लेकिन क्या होता है उसमें, है क्या शामिल, क्या है? धूल कण है, हाइड्रोजन गैस है, यानी गैसों और धूल कणों से बना एक बहुत बड़ा बादल है। और ये क्या होता है, धीरे धीरे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उन सारी चीजों को, जो भी धूल कण है, उन सबको धीरे धीरे क्या करता है, अपनी तरफ खींचने लगता है। अपनी तरफ जब चारों ओर से खींचने लगता है तो उसका साइज धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, होता चला जाता है। अब उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि जितने भी पार्टिकल इधर उधर घूम रहे थे, डस्ट पार्टिकल, जितने भी धूल कण के बादल थे, छोटे छोटे टुकड़े थे, वो सब आकर के एक जगह एक तरफ भागने लगे। जो विलक्षणता नामक बिंदु था, यानी विलक्षणता जो था, जो पिंड था, उसकी तरफ सब आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा था, इसको मान सकते हैं हमारे सूर्य जितना। और जितना भी चारों तरफ जो कुछ भी था वो अपनी तरफ खींचने लगा, खींचता गया और इसका साइज धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे क्या होता चला गया, हमारे पृथ्वी जितना हो गया। अब इसमें गुरुत्वाकर्षण और ज्यादा बढ़ गया। गुरुत्वाकर्षण अनंत आकर्षण बल इसमें बन रहा है, अनंत घनत्व बन रहा है, घनत्व बहुत ज्यादा डेंसिटी हो रही है, अनंत तापमान बन रहा है। अब ये धीरे धीरे और ज्यादा छोटा होता चला जा रहा है। ये हमारे चांद जितना हो गया। अब ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन रियल में यही थ्योरी है, ये मजाक नहीं है, ये थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं द बिग बैंग थ्योरी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। आपको मजाक लग रहा है? नहीं, मजाक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं, मजाक नहीं, यही थ्योरी है। और ये धीरे धीरे और छोटा होता चला जाता है। होते होते क्या होता है, ये सिर्फ इंडिया जितना रह जाता है, जितना बड़ा इंडिया उतना बड़ा रह जाता है। अजीब मजाक है? अरे मजाक नहीं, रियल है, यही थ्योरी है। अब धीरे धीरे जब इंडिया जितना रह जाता है और समय बीतता है और इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल था और ज्यादा अपनी तरफ सारी चीजों को खींचने लगता है, अपने आप में ही कुछ सिमटता चला जाता है। धीरे धीरे ये एक बिल्डिंग जितना रह जाता है। इतना खतरनाक गुरुत्वाकर्षण धीरे धीरे बिल्डिंग से और छोटा होता चला, और छोटा, ये फिर इतना बड़ा हो जाता है। आप कहोगे अरे बड़ा मजाक कर रहे हैं सर। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये थ्योरी कहती है। फिर धीरे धीरे और ज्यादा छोटा होता चला जाता है, और छोटा, क्योंकि इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल था। जितने भी कण थे, धूल कण, बादल यानी गैस है, वो सब धीरे धीरे बहुत छोटे, यानी एक फुटबॉल बॉल के जितना रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं विलक्षणता। जिसे हमने क्या नाम दिया? विलक्षणता। इसको हमने नाम दिया विलक्षणता। अब इसमें अनंत आकर्षण बल है, अनंत घनत्व है, अनंत तापमान है। अब इसमें खतरनाक वाला देखो, आकर्षण बल भी है, घनत्व भी है और साथ साथ अनंत तापमान देखने को मिलना है। अब क्या हुआ, जब इतना बड़ा रह गया, जब अनंत तापमान हो गया, अनंत घनत्व हो गया, अनंत आकर्षण बल हो गया, तो ये अपने आप को सहन नहीं कर पाया। यानी ये बॉल जितना रह गया, विलक्षणता नामक जो बिंदु था, यानी जो पिंड था, वो इतना रह गया और इसमें अचानक से विस्फोट हुआ। अचानक से जैसे विस्फोट हुआ, देखना इस बिंदु में हुए भयानक विस्फोट के बाद इस समय दूरी और पदार्थ का सृजन हुआ। यानी कि जिसमें इसमें जैसे ही विस्फोट हुआ, वैसे ही हमारे समय की शुरुआत हो गई, टाइम स्टार्ट हो गया। वैसे ही दूरी यानी डिस्टेंस बनने लगी, दूरी हो स्टार्ट हुई और उसी समय पदार्थ का निर्माण हुआ। बोलिए क्लियर? आगे समझते हैं। अब ये समझने वाली बात है। मान लीजिए मैं बोलूं
कि एक बम है, विस्फोट उसमें हुआ, और विस्फोट होने के बाद क्या होगा, उसका जो आरडीएक्स वगैरह जो भी था, लेकिन आरडीएक्स के अलावा उसमें मेटल जो होता है, पदार्थ जो होता है उसमें, जैसे छर्रे हो सकते हैं, कांच हो सकते हैं, जब विस्फोट होगा तो वो बताइए एक दिशा में जाएगा या चारों दिशाओं में फैलेगा? जितनी दिशाएं हो सकती हैं वो सारी दिशाओं में फैलेगा, वो सारी दिशाओं में फैलने लगा। जैसे ही विलक्षणता में विस्फोट हुआ वैसे ही चारों दिशाओं में फैलने लगा। ये सिर्फ एक दिशा की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही ना जाने कितनी दिशाओं में ये जो पार्टिकल थे भागे, ऐसे चारों दिशाओं में भागे। ये हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ब्रह्मांड की बात हो रही है। ऐसे ना जाने कितने ब्रह्मांडों का निर्माण, इधर एक ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, इधर ब्रह्मांड, ना जाने कितने ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी इसकी एक हिस्से, अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उस ब्रह्मांड की बात करेंगे हम लोग, समझते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत था, बिग बैंग थ्योरी, ये जो दी थी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 में। इसके अलावा इसकी व्याख्या जो की, अभी हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये व्याख्या किए थे रॉबर्ट वैगनर 1967 में। ठीक है, ये जो है यहां पर ये विलक्षणता नामक एक बिंदु है, फुटबॉल बॉल जितना, समझ रहे हो, फुटबॉल बॉल जितना है, यानी कि पहले सेकंड 0 सेकंड में विलक्षणता में क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद 0.001 सेकंड के बाद क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये देखिए, ये क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का निर्माण स्टार्ट हुआ। ठीक है, बात समझे। और ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, फिर समय बीतता है, धीरे धीरे और जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों का निर्माण होता है। लेकिन अब बात आती है 3.8 लाख वर्ष बाद, 3.8 लाख वर्ष बाद क्या होता है, CMBR का निर्माण होता है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसको ब्रह्मांड का पहला प्रकाश कहा जाता है, पहली रोशनी कही जाती है। ब्रह्मांड की पहली रोशनी का निर्माण 3.8 लाख वर्ष के बाद हुआ, और वर्तमान में देखते हैं हम लोग कई आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, अब क्या है, 13.7 अरब वर्ष बाद वर्तमान ब्रह्मांड बनकर तैयार हुआ, जो वर्तमान में ब्रह्मांड है उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम देखिए बैकग्राउंड बना रहे हैं, पूरा डिटेल में जाएंगे, सारी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे, बस बने रहना। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। देखिए CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इसका मतलब होता है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड की पहली रोशनी जिसे कहा गया। महाविस्फोट के 3.8 लाख साल बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिलने से ऊर्जा और प्रकाश का निर्माण हुआ, जिसे हम कहते हैं CMBR। क्लियर? इसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR कहते हैं। खोज इसकी हुई थी 1964 में पेंजियास और विल्सन द्वारा इसकी खोज की गई। इसके द्वारा किसने इसकी खोज की, CMBR की खोज करता कौन हुआ बेटा, पेंजियास और विल्सन। यहीं से निहारिका, नेबुला, यानी कि नेबुला और आकाश गंगाओं के निर्माण के बीच बनी। ठीक है, ये दोनों आपस में मिले और यहां पर CMBR का निर्माण हुआ। CMBR अर्थात कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का निर्माण होता है। बोलिए क्लियर है इतना? आगे समझते हैं। आकाश गंगाओं का विस्तार कैसे हुआ, आकाश गंगाओं का विस्तार कैसे हुआ। ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, ये बात याद रखना, ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है, क्योंकि विस्फोट होने के बाद देखिए यहां अब अभी कमरे में यानी रूम में हम अगर विस्फोट करें तो विस्फोट क्या होगा, इस रूम से बाहर नहीं जा पाएगा। हालांकि ये जो दीवार है, जो दीवारें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, लेकिन ये दीवारें उस चीज को, जो भी उसमें विस्फोटक के साथ मेटल निकलेगा, जो भी पदार्थ निकलेगा, तो इसको रोक देगा। दीवारों के द्वारा क्या होगा, उस विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ को रोक देगा। लेकिन जो ब्रह्मांड है हमारा, जो बाहर विलक्षणता नामक बिंदु पर विस्फोट हुआ था, उस समय उसको रोकने के लिए कुछ था क्या? नहीं था, कुछ भी नहीं था, स्पेस था, कुछ नहीं था। अब उसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। जब उसको रोकने के लिए कुछ नहीं है तो लगातार क्या होगा, वो फैलता ही रहेगा। क्या होगा, लगातार फैलता रहेगा। तो ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। दो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है,
तथ्य 1920 के दशक में एडविन जो हब्बल है उन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया था। ठीक है, एंड्रोमेडा, ये क्या है? हमारा एंड्रोमेडा है, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक स्थित आकाशगंगा जो 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम लाइट की स्पीड से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर हम यहां से निकले, पृथ्वी से निकले, अपनी आकाशगंगा से निकले, तो 22 लाख वर्ष लग जाएंगे यहां तक पहुंचने में। ये हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 22 लाख लाइट ईयर। क्लियर? चलिए अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। निहारिका या नेबुला, तारों का प्रसूति ग्रह। ये देखिए बादल है, ये क्या है? इसको बोलते हैं नेबुला, और इसमें कई सारे कण हैं। ये देखिए, ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे कई सारे पिंड हैं, कई सारे पिंड हैं। ठीक है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई बड़ा, ये धूल गैसों के बादल है। ठीक है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक, समझे बात? ये बड़ा है, धीरे धीरे ये क्या करेगा? ये बड़ा है, समझना, ध्यान से समझना, ये बड़ा है तो इसमें गुरुत्वाकर्षण में ज्यादा होगा। ये आसपास के जो पदार्थ हैं, जो भी कण हैं, उनको छोटे छोटे पिंडों को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये और बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा होता चला जाएगा। होगा या नहीं होगा? ये लगातार बड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आसपास की चीजों को ये अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। खास तौर पर याद रखना, हाइड्रोजन गैस है। खास तौर पर कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। जब ये बड़ा होता चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण जब बढ़ जाएगा इसका, तो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा? और मुख्य रूप से एक बात याद रखना, हाइड्रोजन अगर दो परमाणु हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, और इस समय इसका टेम्परेचर है -173 डिग्री सेल्सियस। -173 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसका। जब ये अपने चारों तरफ से अपनी तरफ खींच रहा है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ये और ज्यादा सघन होता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? सघन होता चला जा रहा है, पास आते चले जा रहे हैं इसके कण। जब इसके पास आ रहे हैं कण तो क्या हो रहा है? घर्षण स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? जरा करके देखिए, ऐसे रगड़ के देखिए। जब ऐसे हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या स्टार्ट होता है? घर्षण स्टार्ट होता है, और घर्षण स्टार्ट होता है तो हीट जनरेट होती है। तो इसमें क्या हुआ? हीट जनरेट हुई, यानी कि तापमान बढ़ने लगा। इसका -100 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर पता लगा 0 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर पता लगा प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे बढ़ते बढ़ते इसका तापमान पहुंच गया 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा। और जैसे ही 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा, इसमें क्या एक घटना हुई? हाइड्रोजन कण थे वो आपस में जुड़ के हीलियम का निर्माण करते। हीलियम का निर्माण किया। वैसे ही जब हीलियम का निर्माण होता है, हाइड्रोजन जब मिलता है और हीलियम का निर्माण होता है, उस समय एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा का निर्माण होता है, और ये जलना स्टार्ट कर देता है। और जलना स्टार्ट कर देता, ऐसे करके ये क्या बन गया? हमारा एक तारा बन गया। क्या बन गया बेटा? तारा बन गया, यानी कि सूर्य का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा? सूर्य का निर्माण हो गया। ये हुआ सूर्य का निर्माण। बात समझ गए? आगे समझिए। जैसा कि बताया हमने, मुख्य रूप से इसमें कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के विशाल बादलों से निहारिका का निर्माण हुआ। ये हाइड्रोजन गैस के बादल, गैस के बादलों के संकुचन यानी कि ये सघन हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, और गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों का जन्म होता है। तारों का जन्म जो हुआ, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का क्षेत्र है। ओरियन नेबुला जो है वो हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है। ये देखिए, जो सबसे चमकीला क्षेत्र है, जो सबसे चमकीला क्षेत्र है उसको हम कहेंगे ओरियन नेबुला। ये आगे हम दिखाएंगे आपको ओरियन नेबुला कहां पर है, पूरा मैप में दिखाएंगे आपको। चलिए आगे समझते बेटा। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, जिसका नाम क्या है बेटा? दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी हम जानते हैं।
आकार इसका बेटा कैसा है, सर्पिलाकार है, तस्तरी नुमा है। तस्तरी देखे ना, तस्तरी नुमा है। सबसे पहले गैलीलियो ने इसे देखा, सबसे बड़ी बात, इसको देखा किसने था, गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। किसने देखा बेटा, गैलीलियो ने देखा। केंद्र की बात करें, केंद्र, सबसे घने और पुराने तारे यहां देखने को मिलेंगे बेटा, सबसे घने और पुराने तारे। केंद्र में बूढ़े तारे देखने को मिलते हैं। यहां पर क्या देखने को मिलते हैं, बूढ़े तारे जो वृद्ध हो चुके हैं, जो समाप्त हो चुके हैं। और यहीं पर आपको सबसे ज्यादा बेटा ब्लैक होल देखने को मिलेंगे। मध्यवर्ती आयु वाले तारे जो होंगे मध्य भुजा में देखने को, मध्यवर्ती भुजा वाला क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें मध्यम आयु के तारे देखने को मिलेंगे। मध्यम आयु के तारे हमारा सौर मंडल में ही स्थित है, हमारा सौर मंडल इसी में स्थित है, क्योंकि हमारा जो सौर मंडल है वो मध्यम आयु का है। किस आयु का है, मध्यम आयु। और बाहरी भुजा इधर जो होता है, इधर जो बाहरी भुजा है, यहां पर नए नए तारों का निर्माण होता है, यानी कि नवीन तारे, नवीन तारों का जन्म स्थान, यानी कि नवीन तारों का जन्म होता है। और याद रखना, जिन तारों का जन्म होता है, याद रखना जो भी यहाँ गैसें हैं वो इसके चारों इस तरह से घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है। और तारे का निर्माण होगा तो वो भी घूमेगा, तारे का निर्माण होगा वो किसके चक्कर लगाएगा, आकाशगंगा के केंद्र का, किसका, केंद्र का चक्कर लगाएगा। और हम, अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो सन है, सूर्य है वो भी आकाशगंगा के चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है, चारों तरफ सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा के चारों तरफ घूम रहा है। इसको 25 करोड़ वर्ष लगते हैं आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने, जिसको हम बोलते हैं वन कॉस्मिक ईयर। क्या बोलते हैं, वन कॉस्मिक ईयर। ठीक है, चलिए, तारों का जन्म अभी हम समझा चुके हैं, आगे कॉन्सेप्ट, नाभिकीय संलयन, निहारिकाओं के अणुओं की टक्कर और घर्षण के कारण क्या होगा, तापमान 1.5 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है। जो अणु है और निहारिकाएं जो है, निहारिकाओं के जो अणु हैं उनकी आपस में टक्कर होती है, तो इसका तापमान जो होता है वो क्या है, घर्षण की वजह से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच जाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, हमने बताया भी था हाइड्रोजन किसमें बदलती है बेटा, हीलियम में बदलती है। ठीक है, हाइड्रोजन अभी हमारा जो, अगर हम अपने बात करें, हमारे जो सौर मंडल में जो सूर्य है उसमें अभी 70% क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन गैस है। और हीलियम जो है बेटा, हीलियम जो है वो 27% है, बाकी 3% में अन्य गैस है, अन्य गैसें देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इस अवस्था को आदि तारा कहते हैं, इस अवस्था को क्या कहेंगे बेटा, आदि तारा कहेंगे। ठीक है, जो ये अवस्था है इस अवस्था को हम क्या कह देते हैं, आदि तारा कह देते हैं। तारों का रंग और उनकी आयु को अगर हम पता लगाना चाहें किसी भी तारे की, अगर आयु का पता लगाएं तो उसके रंग के आधार पर हम उस तारे की आयु बता सकते हैं। जैसे ये है नीला या फिर सफेद, नीला या सफेद, यह युवा तारा होता है। कैसा होता है, जवान, यानी युवा तारा। कैसा तारा है बेटा, युवा तारा। अधिकतम ऊर्जा होगी इसमें, ऊर्जा कैसी होगी, ऊर्जा उच्च होगी। ठीक है, नारंगी की अगर बात करें, नारंगी अगर तारा है, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का है तो ये प्रौढ़ तारा होगा। कैसा होगा बेटा, प्रौढ़ तारा। कैसा होगा, मध्यम ऊर्जा होगी इसमें, ऊर्जा कैसी होगी, ऊर्जा मध्यम होगी, मध्यम, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक होता है लाल तारा बेटा, कैसा तारा होता है, लाल तारा, रेड। ठीक है, इसको कहते हैं वृद्ध तारा। ये कैसा होता है, बूढ़ा होता है बेटा, कैसा होता है, वृद्ध तारा होता है, यानी कि बूढ़ा तारा। लाल दानव के नाम से भी जानते हैं इसको, किस नाम से जानते हैं, लाल दानव, लाल दानव के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको रेड जायंट क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि इसमें ऊर्जा समाप्त हो जाती है पूरी तरह से। इसके बारे में अभी हम समझेंगे, लाल दानव कब बनता है, ब्लैक होल कब बनता है, ये सारी सब कुछ चीजें हम अभी समझने वाले हैं। देखिए चंद्रशेखर को समझते हैं, चंद्रशेखर सीमा क्या है, 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, एक चंद्रशेखर सीमा होती है। मतलब लगभग 1.5 गुना, सूर्य के 1.5 गुने द्रव्यमान का अगर है तो वो चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, तो
तो क्या होगा, वो चंद्रशेखर की सीमा में आ जाएगा। अब समझना जरा ध्यान से, तारे दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा चंद्रशेखर सीमा से बड़ा, एक होगा चंद्रशेखर सीमा से छोटा। हर तारे का अंत उसके द्रव्यमान, यानी कि अब तारे का, देखो अभी तो जन्म समझा, कैसे जन्म हुआ, अब तारे का अंत जो होगा वो कैसे होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बेटा, किसी भी तारे का जो अंत होता है वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, कि उसका द्रव्यमान कैसा है। अगर चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है तो क्या होगा, चंद्रशेखर सीमा से कम है तो उस तारे का क्या होगा, ठीक है, पर निर्भर करता है। सीमा बिंदु कितनी है, 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। यह जादुई संख्या तय करती है कि तारा शांति से समाप्त होगा या एक भयानक महाविस्फोट के साथ समाप्त होगा। अगर इससे कम है तो शांति से समाप्त हो जाएगा, अगर इस सीमा से ज्यादा है यानी चंद्रशेखर सीमा से ज्यादा है तो एक विस्फोट के साथ किसी भी तारे का अंत होगा। बोलिए क्लियर है? अब समझना, देखिए तारों का भविष्य, एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं यहां पर। तारा है, कोई भी तारा है, कोई भी तारा हो सकता है, आकाशगंगा, किसी आकाशगंगा का कोई भी तारा हो सकता है। अगर शर्त क्या है, अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम है यानी कि चंद्रशेखर सीमा से कम है, ठीक है, तो लाल दानव बनेगा, रेड जाइंट बनेगा, यानी ठंडा पड़ जाएगा, उसकी हाइड्रोजन जो गैस है वो समाप्त हो जाएगी, रेड जाइंट बन जाएगा, और अंत में क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा, और श्वेत वामन बनके काला वामन बन जाएगा, यानी ब्लैक डार्क, यानी मृत अवस्था में चला जाएगा, यानी कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बनेगा रेड जाइंट, व्हाइट ड्वार्फ और फिर ब्लैक ड्वार्फ, और तारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान रखता है तो फिर क्या होगा, तो देखना, ध्यान से समझना बेटा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। इसमें क्या होगा, एक विस्फोट हो जाएगा, और विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा या फिर पल्सर तारा बनेगा। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा या क्वेसर तारा। ब्रह्मांड में सबसे तेज घूमने वाला तारा कौन सा, पल्सर तारा, पल्सर और क्वेसर तारा। और अंत में क्या होगा, ब्लैक होल बन जाएगा। समझे क्या होगा, अगर चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तो उसमें होगा सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद वह बनेगा न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा। इसके बाद अंत में वह ब्लैक होल बन जाता है। तो ये याद रखना, चंद्रशेखर सीमा से अगर कोई ज्यादा द्रव्यमान रखता है कोई भी तारा, तो वो हमेशा क्या बनेगा, ब्लैक होल बनेगा। अगर उस सीमा से कम द्रव्यमान रखता है तो वह काला वामन बनेगा। बोलिए क्लियर है ये बात? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं, सुपरनोवा और पल्सर तारे के बारे में बात करते हैं। बड़े तारों के जीवन के अंत में होने वाला भयानक विस्फोट क्या कहलाता है, सुपरनोवा कहलाता है, या फिर पल्सर तारे का निर्माण होता है। जब भयानक विस्फोट होगा तो सुपरनोवा विस्फोट होगा, और उसी सुपरनोवा विस्फोट से पल्सर तारे का निर्माण होगा। विस्फोट के बाद बचा हुआ अति सघन कोर, जो कोर बचता है लास्ट में, विस्फोट हुआ भाई चारों तरफ ये फैल गया, देखो ध्यान से, ये फैल रहा है चारों तरफ। अब इसके अंदर जो सघन कोर होगा, बीच वाला हिस्सा होगा, यह पूरी तरह से न्यूट्रॉनों से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूट्रॉनों से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। और इसकी जो घूर्णन होता है बहुत ज्यादा होता है, तेजी से घूर्णन करता है और लगातार रेडियो तरंगों का निर्माण करता है। और ये रेडियो तरंगों का निर्माण कर रहा है, ये देखिए, ये क्या बना रहा है, रेडियो तरंगे बना रहा है। ये प्रश्न बन सकता है आपका कि रेडियो तरंगे कौन सा तारा बनाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, चलिए, ब्लैक होल या इसको बोलते हैं कृष्ण विवर। क्या बोलेंगे बेटा, कृष्ण विवर बोलते हैं। न्यूट्रॉन तारे का अंतिम रूप, जब न्यूट्रॉन तारा होता है उसका अंतिम रूप यानी सारा द्रव्यमान एक सूक्ष्म बिंदु पर एकत्रित हो जाता है। ये जितना भी उसमें मटेरियल था वो सब एक बिंदु में क्या हुआ, केंद्रित हो गया, सिर्फ एक बिंदु में, छोटे से बिंदु में केंद्रित हो गया। प्रबल आकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। अगर प्रकाश आएगा, ये देखिए प्रकाश आ रहा है, इसमें चला जाता है, बिल्कुल चला जा रहा है, देखिए ध्यान से, जो भी प्रकाश इसमें आ रहा है वो सब इसी में चला जा रहा है, इससे टकरा के वापस ही नहीं आता। इतना अधिक इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। भविष्यवाणी, अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का सिद्धांत दिया, नामकरण जॉन व्हीलर के द्वारा 1967 में किया गया था।
अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये याद रखना कब दिया था, 1916। आगे देखिए हमारा सौरमंडल और नक्षत्र की बात कर लेते हैं। सौरमंडल की आयु अभी की बात करें, सूर्य की आयु जो है वो 4.7 अरब वर्ष यानी कि अभी प्रौढ़ावस्था में है हमारा तारा। पृथ्वी की आयु जो है वो 4.5 अरब वर्ष है, यानी कि सूर्य का निर्माण पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, हमारी पृथ्वी का निर्माण हो गया। नक्षत्रों की बात करें, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। ये क्या है, नक्षत्र। ऐसे करके कुल 27, क्या है बोला हमने, कुल 27 है नक्षत्र। रोचक तथ्य, भारतीय जो ऋषि हैं उन्होंने 28वें नक्षत्र का भी वर्णन किया है और कल्पना करते हैं कि 28वां नक्षत्र भी है, जिसे अभिजीत कहा हमने। क्या कहा, अभिजीत कहा। ठीक है, क्या कहा बेटा, अभिजीत कहा। ब्रह्मांड का अंत चक्र कैसे होगा, यानी कि ब्रह्मांड का भी अंत होगा कभी ना कभी, क्यों बेटा, ब्रह्मांड का भी अंत होगा ना कभी ना कभी। देखिए ब्रह्मांड एक विशाल रिसाइक्लिंग इंजन है। अब विस्फोट हुआ है, सुपरनोवा विस्फोट हुआ, यानी कि महाविस्फोट हुआ, तो सुपर क्रंच भी होगा, यानी कि सारी चीजें सब एक बिंदु में फिर से समाएंगी। ये विस्फोट होगा, फैलेगा, फिर एक बिंदु में समाहित हो जाएंगे, फिर विस्फोट होगा, ऐसे लगातार ये एक साइकिल चलती रहेगी। यानी विस्फोट हुआ, महाविस्फोट बोला, फिर जब सारी चीजें एक जगह आएंगी उनको सुपर क्रंच बोलेंगे, यानी सब चीजें फिर से मिल जाएंगी आकर के। जैसे पहले हमने बताया था एक बिंदु में आकर मिली थी, जिसे हमने ब्लैक ट्रक का नाम दिया था, और उसमें विस्फोट हुआ था, फिर से विस्फोट होगा और फिर ब्रह्मांड का निर्माण होगा, और फिर क्या होगा, फिर सारी चीजें एक बिंदु में आकर समाहित हो जाएगी और फिर विस्फोट होगा। ऐसे ये क्या होगा, ये लगातार साइकिल चलती रहेगी। ब्रह्मांड एक विशाल रिसाइक्लिंग इंजन है। ठीक है, महाविस्फोट से उत्पन्न गैसों से निहारिका बनती है, तारों का जन्म होता है। तारे विस्फोट के जरिए भारी तत्वों को वापस अंतरिक्ष में बिखेर देते हैं, जिनसे नए तारे और ग्रहों का निर्माण होता है। विनाश ही सृजन का आधार है। ये बात क्या है, विनाश ही सृजन का आधार है। तो आज का ये अध्याय आप लोगों को कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो, आपका मन हो, इच्छा हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय।